कोल बेस्ड इकोनॉमी से नेट ज़ीरो इमिशन इकोनॉमी की तरफ जाने की हम बात कर रहे हैं। अभी हमारा मैक्सिमम 70% तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का है। यहाँ से नेट ज़ीरो इमिशन शिफ्ट करना एक आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या प्रॉपर्टीज हैं नेट ज़ीरो इमिशन की और क्या चैलेंजेस हैं कोल से नेट ज़ीरो इमिशन मतलब टोटल सस्टेनेबल जाने के लिए, और नेट ज़ीरो इमिशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल आप अगर देखो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर आप इंडिया में अभी देखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट में या तो फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो ऑयल हो, पेट्रोलियम हो या कोल बेस्ड हो, इन सब को यूज करा जाता है पानी को उबालने में, जिससे स्टीम जनरेट होती है, स्टीम से टरबाइन मूव होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मैक्सिमम पोर्शन अराउंड 70% पोर्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। उसके बाद सेकंड बड़ा पोर्शन आता है हाइड्रोजन से, जो लगभग 11% का है। उसके बाद में विंड, सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और बाकी छोटा सा पोर्शन बहुत ही बायोमास, बायोगैस, इन सब चीज़ों का आता है। तो ये जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है, इस बड़े पोर्शन को मिनिमाइज करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होगी। और रही बात कोल रिजर्वायर की, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर दोनों है। आप पूछोगे कि जब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जब सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे 10% ऑफ द वर्ल्ड का प्रोड्यूस होता है, तो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑल्सो। आप चाइना देख सकते हो 21% इंपोर्ट करता है, जबकि इसका टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का भी 45% है, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई और इंटेंस्ड है। इंडिया में उतना इंटेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग चाइना के कंपैरिजन में नहीं है। इंडिया में 60% तक का जो कोल है वो इम्पोर्ट होता है। रीजन साइटिंग कि हमारे यहाँ पे जो है वो लिग्नाइट एंड बिटुमिनस क्वालिटी का कोल होता है। बिटुमिनस इज अ गुड क्वालिटी, बट जनरली लिग्नाइट का जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है स्टील प्रोडक्शन के लिए, और वो कार्बन इमिशन भी काफ़ी करता है। तो इसलिए कोल को 16% तक का जो कोल है, 2017 का डेटा है, इसको इंपोर्ट करा जाता है। पर्टिकुलरली कोकिंग कोल जो है, जो स्टील प्रोडक्शन में यूज आता है, इसको तो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर इंपोर्ट ही करा जाता है। तो ऐसे में जब इतना बड़ा इंपोर्ट पोर्शन है हमारा, 60% तक का कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग अराउंड 21% तक का कोल खुद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में इस कोल सेक्टर को बंद करके कार्बन इमिशन रिन्यूएबल की तरफ जाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इसके साथ ही, तो अगर आप मुझे little_simple_ बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल भी है UPSC की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड रिसेंटली हुआ क्या है कि 12 मार्च को अभी जयंत सिन्हा, हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, इन्होंने एक प्राइवेट बिल सबमिट करा है लोकसभा के अंदर। इस प्राइवेट बिल में इन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए अर्ज करा है कि हम नेट ज़ीरो इमिशन टारगेट ले लें 2050 तक। नाउ 2050 तक यूरोप का एक टारगेट है 2030, आई थिंक 2050, और चाइना ने टारगेट लिया है 2060 तक का कि वो नेट ज़ीरो इमिशन कंट्री बन जाएंगे। ऐसे में इंडिया बीइंग द लोअर मिडिल कंट्री, हमारी इनकम जो है वो लोअर मिडिल कंट्री में आती है। अभी हम डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है। ऐसे में जो नेट ज़ीरो इमिशन का कमिटमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्पेशली ऐसे पोर्शन में जहाँ पे 70% से ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारी फॉसिल फ्यूल से आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ा एक डॉन्टिंग चैलेंज आ सकता है। सबसे पहले ये समझो नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन क्या होता है। नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन और एक होता है नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन का मतलब है कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ज़ीरो होना चाहिए, वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 100 टन का CO2 आप एटमॉस्फेयर में इमिट करते हो, तो आप यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के, चाहे उसको स्टोर करके, उसको कैप्चर करके, ये 100 टन जो CO2 है इसको आप एटमॉस्फेयर से वापस कैप्चर भी करोगे। मतलब आपका टोटल आपका कार्बन
बोल सकते हैं कि कितना आपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करा है वो जीरो होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। चाहे आप कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज करके आपको कार्बन को एटमॉस्फेयर से सक करना है, कार्बन न्यूट्रल होना है, तो इसे कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं और इसे नेट जीरो कार्बन इमिशन भी बोलते हैं। दोनों चीजें सेम है। एक चीज आती है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दोनों में अंतर बता सकते हैं आप मुझे? ठीक है, ये टास्क मैं आपको ही दे रही हूँ कि नेट जीरो कार्बन इमिशन और नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गूगल मत करना, नाम को ध्यान से सुनो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कार्बन इमिशन, आपको अंतर पता लग जाएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करना है तो उसमें सबसे पहला सजेशन दिया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा कि कोल प्लांट्स को फेज आउट करो। कोल प्लांट्स को फेज आउट करने के अलावा बाकी नो भी है, इनको आप पढ़ लेना, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। पर्टिकुलरली हमारा फोकस यहाँ पे कोल प्लांट्स पे है। तो कोल फायर्ड प्लांट जो है इनको रिड्यूस करने की, इनको खत्म करने की बात आ रही है, लेकिन हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है वो प्राइमरी ड्राइवर हैं। कंट्री में 40 ऐसे कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं जो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनका जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो $40 बिलियन का है और 61 गीगावाट का एनर्जी वो यहाँ पे बिल्ड करेंगे। और ऐसे में इंडिया में ऑलरेडी 73 कोल फायर्ड पावर प्लांट तो हैं जो करंटली रन कर रहे हैं और 124 गीगावाट की कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। तो 124 ये और 61 ये, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली ले लो कि 200 गीगावाट का जो हमारा एनर्जी है वो हमारा कोल फायर्ड से, दैट इज मोर देन 70% यहाँ से आ रहा है। थर्मल पावर प्लांट का मैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे जनरली हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पे इस एरिया में। बाकी आप देखोगे कि बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। ऐसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंडिया को कोल फायर पावर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसीज जो थर्मल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं पर्टिकुलरली उनको, उनके डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसीज भी लाई गई हैं। जैसे रिसेंटली एक पॉलिसी भी लाया गया था कि उनको जो कार्बन इमिशन करते हैं उसको कैप्चर करना है। नाउ दैट इज कि हम कार्बन इमिशन को कम करें, चाहे आप वेट मेथड से, ड्राई मेथड से, किसी भी तरह से कार्बन कैप्चर को कम करना है। पहले ये 2022-23 तक लिमिट था, इसे बढ़ा के 25 कर दिया गया है। तो ऐसे में फिंच ने हाईलाइट करा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2020 में जो कार्बन टैक्स, कोल पे जो कार्बन टैक्स लगता है उसको जब वेव करा था तो ये इसने कोल सेक्टर में एक जो डेट आता है कि उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था फाइनेंशियली, उसको भी रिलीज कर दिया था। फिंच ने ये भी फोरकास्ट करा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कोल फायर्ड पावर प्लांट से होता है वो 1032 टेरावाट आवर से 1691 इंक्रीज हो जाएगा 2030। अगले 10 सालों के अंदर ये लगभग 600 टेरावाट पर आवर जो एनर्जी है ये इतना इंक्रीज हो जाएगा और दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द कोल फायर्ड पावर जनरेशन जो ग्लोबली किसी भी मार्केट में दिखाई देगा। तो जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो कोल टैक्स है उसको हटा रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंशन, इसको कोल फायर्ड पावर प्लांट को एक्सपेंड कर रहे हैं, नए थर्मल पावर प्लांट्स हम लोग लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो ऐसे में फिर नेट जीरो की बात क्यों आ रही है? हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनर्जी और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ के अंदर भी काम करें इन अपकमिंग ईयर, लेकिन वो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है। रिसेंटली एक वीडियो भी हमने करा है जिसके अंदर हमने बात करी कि हाइड्रो पावर और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें हमने बात करी कि हाइड्रो पावर क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सोलर में क्या इशू है? सोलर के अंदर सप्लाई चेन का इशू है, हर जगह नहीं लगा सकते हैं। सरकार हालांकि सब्सिडी देती है लेकिन फिर भी आपको सोलर के प्लांट उतना सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड दिखेंगे, कुछ कुछ एरिया में, थ्रू आउट द इंडिया नहीं दिखेंगे। तो ये सप्लाई चेन का मेन इशू इसमें दिखाई देता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं नेट जीरो इमिशन तक पहुंचने के लिए। स्पेशली अगर आप बात करोगे कि उनको कोल से हटा के, कोल को पूरा बंद करके आप पूरा नेट जीरो इमिशन पे चले जाओ, तो ग्लोबली भी अगर हम कॉन्वर्जेशन करते हैं कि नेट जीरो इमिशन की बात करा जाए तो वो साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि कोल को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया और हम दूसरे पे आ गए हैं। ये जो जस्ट ट्रांजेक्शन होता है कि स्लोली ट्रांजेक्ट हो रहा है क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ वर्कर, लाखों करोड़ों लोग जो है इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर सेक्टर बनाता है। तो ऐसे में ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एनर्जी जस्टिस
क्लाइमेट जस्टिस, एनवायरमेंट जस्टिस, ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी होगी, क्योंकि इट रिकॉग्नाइज ए ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। आप क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट तो कर जाओगे, गवर्नमेंट ट्रांजिट तो कर जाएगी, लेकिन उसके साथ में लोगों का एनर्जी, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट जस्टिस क्या उसके साथ ट्रांजिट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या ये एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस को रेप्लिकेट तो नहीं करने लग गया है? तो ऐसे में मोस्टली जो कोल फेज आउट के प्लान्स बनते हैं वो इट हैज टू बी वेरी इंक्लूसिव, कि जो वर्कर या कम्युनिटीज हैं जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है, चाहे वो कोल माइनिंग के अंदर हो, चाहे कोल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो, चाहे कोल थर्मल पावर प्लांट के अंदर हो, चाहे उन सारे छोटे गरीब किसानों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर या फिर एसएमएसीज, छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलने में हो, तो इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा जब हम कोल फेज आउट प्लान की बात कर रहे हैं। जर्मन कोल फेज आउट प्लान जो है ये लगभग 2038 में इन्होंने करा है कि 2038 में हम कोल बर्निंग को खत्म कर देंगे। इसमें उन्होंने 50 बिलियन यूरोज का इन्वेस्टमेंट मांगा है कि जो माइनिंग एंड प्लांट ऑपरेटर्स हैं, जो इम्पैक्टेड रीजन या एम्प्लॉयज हैं, उनको किस तरीके से रीसेटल करना है, उनको किस तरीके से ट्रांजिट करना है हमें। और ऐसा यूएसए और कनाडा में भी हो रहा है। तो इंडिया में भी वही है कि जो कोल सेक्टर है वो लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्टली और लगभग 12 लाख लोगों को इनडायरेक्टली एक जॉब प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में ये जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर के अंदर, उनको तो दिखा ही नहीं रहा है। तो ये आंकड़ा जो है ये काफी बड़ा है। ऐसे में कैप्टिव माइनिंग अंडर प्राइवेट प्लेट्स और जो कोल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हैं, जो ट्रकिंग में, रेलवेज में, छोटे बड़े काम के अंदर जो एम्प्लॉयड है, वो लगभग 40% तक का रेलवे का जो फ्राइट रेवेन्यू है वो कोल से आता है। ऐसे में जो ट्रांजिशन ऑफ कोल वर्कर अगर हम बात करेंगे तो उसमें काफी सारे चैलेंज आएंगे, क्योंकि ये जो काम देख रहे हैं हम, ये जो देख रहे हैं कि 20-30 लाख लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ये इतना हाईली स्किल्ड वर्क नहीं है। लेकिन अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ या अगर हम नेट जीरो इमिशन की तरफ जाएंगे तो उन लोगों को किसी और सेक्टर में ट्रांजिट होना पड़ेगा। तो उस ट्रांजिट के लिए उनको डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल लेवल, विलिंगनेस टू माइग्रेट, और उनका बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट भी, सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगी। तो ऐसे में अगर किसी भी चीज़ की उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनको डिसाइड नहीं होगा कि किस तरीके से उनको ट्रांजिट होना है, तो उनके फाइनेंसेस एंड उनका खुद का जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ ही जो कोल या उसके अलाइंड एक्टिविटीज से रेवेन्यू मिलता है वो इंडिया का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रिसीट बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर सेंटर ने लगभग 29,200 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन सेस मिला था कोल से, और ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये डिफरेंट हेड्स, स्टेट के डिफरेंट हेड्स के अंदर भी था। तो अगर ट्रांजेक्शन करना है कोल से तो यहाँ पे आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का ही नहीं, आपको स्टेट एक्सचेकर का, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एक्सचेकर के अंदर भी लॉस होगा। नंबर ऑफ वेलफेयर सर्विसेज हैं कोल बेरिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कोल कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करती है, उनका लॉस होगा। तो इंडिया को ग्लोबल प्रेशर में, हालांकि यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज बात कर रही हैं कि हम नेट जीरो इमिशन की तरफ जा रहे हैं। दैट इज परफेक्टली कूल, वी आर टोटली सपोर्टिंग दैट। लेकिन हमारा जो नेट जीरो इमिशन है इट हैज टू बी वेरी वेरी ग्रेजुअल, क्योंकि जिस सेक्टर से हमारा 70% तक का एनर्जी आता है उसको आप सडनली 20-30 सालों में बंद नहीं कर सकते हो। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग मोर टाइम। साथ में हम क्या कर सकते हैं कि हम कार्बन इमिशन के लिए हमारे ग्रीन एरिया को बढ़ाएं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करें, लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, स्किल दी जाए, एजुकेशन दी जाए, ताकि उनके लिए ट्रांजेक्शन ईजियर हो सके। क्योंकि नेट जीरो कार्बन इमिशन 2050 तक ले लो, 2060 तक ले लो या 2080 तक ले लो, ये तो होना ही है अगर हमको पेरिस एग्रीमेंट की डील भी अगर हमको फुलफिल करनी है तो ये कैसे हो सकता है? 8 एक्शन दिए गए हैं बर्कली लैब के द्वारा कि आप सोलर या विंड कैपेसिटी जो है इसको 3.5 गुना बढ़ा दो, लगभग 500 गीगावाट की। कोल जो जनरेशन है इसको बिल्कुल हटा दो, क्योंकि यहाँ से जो कोल या जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होती है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। नेचुरल गैस का जो कैपेसिटी है उस पर रिलायबल रहो। जीरो व्हीकल सेल्स जो जीरो इमिशन होना चाहिए। इंक्रीज सेल शेयर इन द बिल्डिंग हीट, वो भी 50% आप इंक्रीज करो।
जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट गोल होना चाहिए। कार्बन कैप्चर, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल, इन सब के अंदर R&D करना चाहिए। बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और पाइपलाइन, ताकि हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करा जा सके। तो ये सारे कुछ रीजंस, कुछ वेज या फिर एक्शंस दिए गए हैं जिनके थ्रू हम नेट कार्बन इमिशन अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि कोल पावर प्लांट्स को एलिमिनेट करना इज वन ऑफ द गोल, बट इट इज नॉट द ओनली गोल। वी शुड लुक एट द अदर 7 पैरामीटर्स ऑल्सो। इंडिया में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कोल रिजर्वॉयर कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर है। लगभग 83,152 मिलियन टन का यहाँ पे कोल रिजर्वॉयर है। तो झारखंड के बाद में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कोल रिजर्वॉयर हैं। सो दिस एरिया इज एक्चुअली माइनिंग के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ की जो मेजर इकोनॉमी है वो भी माइनिंग पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन और नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा अंतर है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, आप मुझे लिख के बताएंगे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जय हिंद।